हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज हमारे एंजाइम सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर्स जो हैं अपलोड कर दिए हैं और वो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको इन वीडियोस की ज़रूरत है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर का शुरुआत है स्टडी स्टेट एजम्पशन से। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि कैसे माइकेलिस और मेंटन ने इक्विलिब्रियम अप्रोच के साथ एंजाइम काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें समझना है कि जो इक्विलिब्रियम अप्रोच थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे और उनका सॉल्यूशन हमें कैसे मिला, स्टडी स्टेट एजम्पशन से। तो इसमें क्या हुआ था, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मिकेलिस मेंटन मॉडल रिफाइंड बाई ब्रिक्स एंड हाल्डाने। मतलब जो बेसिक मॉडल था माइकेलिस मेंटन का, उसी को ब्रिक्स और हाल्डाने नाम के 2 साइंटिस्ट ने रिफाइन किया। और इन्होंने जो रिफाइन किया उस एजम्पशन को क्या कहा गया, स्टडी स्टेट एजम्पशन। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, states that the concentration of enzyme substrate complex remains constant through much of the reaction। ठीक है, इसमें ये लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ES कॉम्प्लेक्स, वो जो है पूरे थ्रू आउट रिएक्शन में कांस्टेंट होता है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ES कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज डी ES कंसंट्रेशन बाय dt इज इक्वल टू 0। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो ES के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है वो 0 हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ ES फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोसिएशन। इसमें इन्होंने ये माना कि जो रेट ऑफ ES फॉर्मेशन है उसके बनने का भी जो रेट है वो किसके बराबर है, उसके डिसोसिएट होने के। ठीक है, तो आपको जैसे ये वाला जो बेसिक वाला हमारा वो था एजम्पशन था, देखिए ये था ना, यहाँ पे रिएक्शन रेट आपके देखिए दिए हुए थे, इस तरह से आपका रिएक्शन प्रोसीड कर रहा था। देखिए ये आपका जो है बेसिक रिएक्शन था, E+S converts into ES complex and that ES complex dissociates into enzyme and product and on one side enzyme and substrate। ठीक है, तो इन्होंने क्या माना कि यहाँ पे देखिए ES बनने का जो रेट है वो किससे दिखाया जा रहा है, K1 से। ठीक, इन्होंने ये कहा कि K1 इज इक्वल टू K-1 प्लस K2, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये एसोसिएशन हो रहा है ES बनने का, ये K1 हो रहा है, K1 रिएक्शन रेट से दिखाया जा रहा है, लेकिन डिसोसिएट तो दोनों दिशाओं में हो रहा है ना, एंजाइम और सबस्ट्रेट भी बना रहा है डिसोसिएट होके और एंजाइम और प्रोडक्ट भी बना रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के रेट कांस्टेंट को ऐड करेंगे, वो किसके बराबर होगा, ES कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के। तो ये था स्टडी स्टेट एजम्पशन। इसमें इन्होंने K2 को भी यहाँ पे कंसिडर किया था। K2 को भी कंसिडर करने के बाद इनका जो रिएक्शन बन गया वो क्या बन गया, इनका इक्वेशन K1 इज इक्वल टू K1 माइनस 1 प्लस K2। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन कि क्या होता है जब माइकेलिस मेंटन और ब्रिग्स हाल्डाने इक्वेशंस को आमने सामने रखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एजम्पशन का कंपैरिजन करते हैं। इसमें इन्होंने एज्यूम किया था कि ये कंसंट्रेशन का जो चेंज है वो इक्वल है। ठीक है, और इन्होंने क्या एज्यूम किया कि कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, चेंज नहीं है, कांस्टेंट है कंसंट्रेशन। इक्वेशन देखिए, V इज इक्वल टू वी मैक्स एस कंसंट्रेशन अपॉन के एस प्लस एस, और यहाँ पे V इज इक्वल टू वी एम एस अपॉन के एम प्लस एस। ठीक है, तो ये जो के एम हम लोग अक्सर मिस प्रोनाउंस कर देते हैं कि ये मिकेलिस मेंटन ने दिया था। ये मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट इसका नाम तो है, लेकिन इसको दिया किसने था, ब्रिक्स और हल्डाने ने। ठीक है, इन्होंने मिकेलिस और मेंटन ने सेचुरेशन कांस्टेंट दिया था जिसको हम के एस कहते हैं। अब के एस और के एम में क्या डिफरेंस है, जो के एस है वो आपका K2 को नहीं कंसीडर करता है, लेकिन जो आपका के एम है वो आपका K2 को भी कंसीडर करता है। तो इसी वजह से कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं, के एस इज इक्वल टू K-1 अपॉन K1 और के एम इज इक्वल टू K-1 प्लस K2 अपॉन K1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस तो है, लेकिन अगर इसी इक्वेशन में K2 जो है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाए, ठीक है, K2 की वैल्यू K-1 से बहुत कम हो जाए, तब ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे। जैसे यहाँ से K2 गायब हो जाएगा तो ये इक्वेशन भी यही बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ब्रिक्स और हाल्डाने मतलब ब्रिक्स और हाल्डाने के द्वारा दिया हुआ माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इससे रिलेटेड जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है आपका Km। Km क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच हाफ द एंजाइम साइट्स आर फिल्ड विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसमें हाफ
जो है एक्टिव साइट एंजाइम्स की वो आपकी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ने जो है ऑक्युपाई कर ली है। वेरीज विद डिफरेंट सबस्ट्रेट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर, ये सबके लिए अलग अलग होता है। इसकी वैल्यू क्या है, के एम इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन एट विच वी मैक्स बाई 2 इज इक्वल, मतलब कि जो हाईएस्ट स्पीड है उसका आधा रहेगा जिस कंसनट्रेशन पे, उसी को कहेंगे के एम। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एम द लेस टाइटली द सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम। ठीक है, जितनी हाई के एम की वैल्यू होगी उतनी ही लेस टाइटली जो है बाउंडिंग होगी। के एम डिपेंड ऑन टेम्परेचर, द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, पीएच, आयनिक स्ट्रेंथ, अदर रिएक्शन कंडीशन, इतनी सारी चीज़ों पर जो है के एम आपका डिपेंड करता है। अब के एम को फाइंड करने के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि एस इज इक्वल टू के एम इंटू वी, वी मैक्स माइनस वी, इसको आप लगा सकते हैं। फिर के एम इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी एस अपॉन वी, इसको आप लगा सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि के एम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफिनिटी के, मतलब जितनी हाई आपकी के एम वैल्यू होगी उतना ही एंजाइम का लो एफिनिटी होगा सबस्ट्रेट के लिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव साइट तो ऑक्युपाई होती रहेंगी ना। अब चलिए चलते हैं वी मैक्स पे कि वी मैक्स क्या है। Vmax is the maximum rate. Vmax represent the maximum rate attainable, मतलब कितनी हाईएस्ट वेलोसिटी जो है अटेन की जा सकती है। अगर एक रिएक्शन में, जैसे ये आपका रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ ऐसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है हाईएस्ट वेलोसिटी का है ना, तो यही आपका Vmax हो जाएगा। और Vmax बाई 2 क्या हो जाएगा, जैसे ये Vmax है तो इसका हाफ ये Vmax बाई 2 हो गया, और इसी कंसंट्रेशन को कहते हैं Km। ठीक है, Vmax इज इक्वल टू K2 और ET। यहाँ पे K2 क्या है, रेट कांस्टेंट है, और ET क्या है, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं कैटालिटिक कांस्टेंट क्या होता है। कैटालिटिक कांस्टेंट या फिर इसी को आप के कैट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसी को टर्नओवर नंबर भी कहा जाता है। इट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट मेड पर एंजाइम पर यूनिट टाइम, मतलब हर एंजाइम जो है हर यूनिट टाइम में कितना मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रही है, प्रोडक्ट मतलब कितना बन रहा है पर मॉलिक्यूल पर एंजाइम पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन व्हेन द एंजाइम इज सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, के कैट इज इक्वल टू K2 व्हेन ES इज इक्वल टू ET, मतलब जब टोटल एंजाइम जो है आपका वो ES कॉम्प्लेक्स के बराबर हो गया तो के कैट इज इक्वल टू K2 हो गया, रेट कांस्टेंट। और अदरवाइज देखिए क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए के कैट की यूनिट है सेक इनवर्स, मतलब सेकंड इनवर्स। अब फॉर्मूला देखते हैं, V इज इक्वल टू वी मैक्स होता है इज इक्वल टू K2 ET होता है। ठीक है, अब हमें ये पता है K2 इज इक्वल टू के कैट हो जाता है कब, जब ES और ET की क्वांटिटी इक्वल होती है, तो इसको ही आप क्या कह सकते हैं, वी मैक्स बाई ET। तो के कैट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी मैक्स से डिवाइड करना पड़ेगा टोटल एंजाइम के कंसंट्रेशन को। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होती है। कैटालिटिक एफिशिएंसी या फिर स्पेसिफिक एक्टिविटी, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर आपको कभी भी दो एंजाइम्स को कंपेयर करना है तो आप हमेशा उनको किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे, स्पेसिफिक एक्टिविटी के बेसिस पे। एंजाइम विद हाई Km रिक्वायर अ हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू अचीव अ गिवन वेलोसिटी देन एन एंजाइम विथ अ लो Km। ठीक है, मतलब जिसकी जो है Km वैल्यू बहुत हाई होगी उसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा लगाना पड़ेगा वी मैक्स पाने के लिए। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपका Km हाई है, ठीक है, मतलब आपकी वी मैक्स बाई 2 की वैल्यू जो होगी वो भी हाई होगी। ठीक है, तो एट वेरी लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मोस्ट ऑफ द एंजाइम इज़ फ्री, मतलब जब Km या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम रहता है तो एक्टिव साइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रहता है, और उस पॉइंट पे एंजाइम समझ सकते हैं, आप मान सकते हैं कि एंजाइम इज इक्वल टू टोटल एंजाइम होता है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू के कैट बाई Km ES, ये फॉर्मूला निकल के सामने आता है, और इसी को घुमा फिरा के करने के बाद हमें क्या मिलता है, कैटालिटिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिलती है हमें, के कैट बाई Km। ठीक है, स्पेसिफिक एक्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिल गया के कैट बाई Km। और यूनिट क्या है इसकी, इसकी यूनिट है मिनट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स सॉरी, और सेकेंड इनवर्स। लार्जर वैल्यू ऑफ के कैट और अ स्मॉल वैल्यू ऑफ Km विल मेक के कैट अपॉन Km लार्ज विच मीन्स एंजाइम इज मोर एफिशिएंट। इसको समझिएगा ध्यान से, अगर किसी की के कैट वैल्यू ज़्यादा है और Km वैल्यू कम है मतलब कि वो एंजाइम ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब टर्नओवर नंबर ज़्यादा होने का क्या मतलब है
कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में, तो वो ऑब्वियसली हाईएस्ट होगा एफिशिएंसी में। अब थोड़ा सा जो माइकलिस मेंटन मॉडल है इसका थोड़ा सा हम लिमिटेशन देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से नया हमें रिफाइनिंग करनी पड़ी। सम रिएक्शंस शो मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ठीक है, जैसे ये जो है बाइनरी सेंस में इन्होंने मॉडल दिया था अपना, लेकिन ये सबके लिए नहीं ट्रू हो सकता क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो इससे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं। और अक्सर हमारा जो रिएक्शन होता है उसमें सबस्ट्रेट की संख्या एक से ज़्यादा होती है, तो यहाँ सबस्ट्रेट पे ही सब कुछ जो है रिलाई कर रहा है। अगर एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट रख देंगे तो फिर हम जो है ट्रैक नहीं रख पाएंगे। assumes K2 इज इक्वल टू 0, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो माइकलिस मेंटन मॉडल है ये K2 को कंसीडर नहीं करता है। द कर्व मीट्स वी मैक्स एट इन्फिनिटी, सो वी मैक्स कैन नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी पे मिलता है ना, जैसे ये ग्राफ जो होता है वैसे इन्फिनिटी पे चला जाता है, तो आप कभी इसको कंसिडर तो नहीं कर पाएंगे, आप इसको कभी कैलकुलेट तो नहीं कर पाएंगे। देयर फोर वी मैक्स बाई 2 एंड के एम कैन ऑल्सो नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब माइकलिस मेंटन मॉडल में आप वी मैक्स भी नहीं डिफाइन कर सकते, के एम भी नहीं डिफाइन कर सकते और वी मैक्स बाई 2 भी नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। अब इन सारी लिमिटेशंस से बचने के लिए एक और प्लॉट डेवलप किया गया जिसका नाम था लाइन-वीवर बर्क प्लॉट। अब इसमें क्या करना था, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द वी मैक्स डायरेक्टली फ्रॉम अ प्लॉट ऑफ वी अगेंस्ट एस, मतलब कि एम एम प्लॉट जो है, ठीक है। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज एम एम इक्वेशन वॉज रीअरेंज, जो एम एम मतलब माइकलिस मेंटन का जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसी को रीअरेंज किया गया जिससे कि आपका जो वी मैक्स है और के एम है ये कैलकुलेट किया जा सके। अ प्लॉट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्शन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ट्रांसफॉर्म्स माइकलिस मेंटन इक्वेशन इनटू अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। जब हम v और s को ले रहे थे तो हम जो है कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अगर हमने 1/v और 1/s ले लिया, मतलब उसी की रेसिप्रोकल वैल्यूज़ ले ली, तब हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। देखिए जैसे यहाँ पे, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इन्फिनिटी में नहीं जा रहा है, इसकी कुछ एक यहाँ पे वैल्यू आएगी और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखते हैं कि ये लाइन-वीवर बर्क प्लॉट होता क्या है। इट इज़ अ प्लॉट बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ v एंड s एंड इज नोन एज लाइन-वीवर बर्क प्लॉट, या फिर डबल रेसिप्रोकल प्लॉट कहते हैं इसको, ठीक है। ये लाइन-वीवर और बर्क जो है यही दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप किया गया था। और इसको डबल रेसिप्रोकल प्लॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/v है और 1/s है, तो दो रेसिप्रोकल्स का हम यहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं। समझते हैं कि कैसे हम जो है नॉर्मल वी एस प्लॉट को 1/v और 1/s में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन था माइकलिस मेंटन का वो ये इक्वेशन था, ठीक है। अब रेसिप्रोकल करने के बाद जैसे यहाँ पे 1/v लगा दिया हमने, और इसको जब आप 1/v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका जब आप रेसिप्रोकल लेंगे 1/v मैक्स, ठीक है, अपॉन 1/km, तो ये अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया ना, तो ये रेसिप्रोकल हो गया इसका। अब देखिए, अब इसको जब आप फर्दर जो है इलेबरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, km/v max 1/s प्लस s/v max s, तो फाइनली जो हमारा बनता है वो ये इक्वेशन फाइनली बनता है, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू km/v max इंटू 1/s प्लस 1/v max। अब आप सोच रहे हैं ये 1/s कहाँ से आ गया, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे जो s ऊपर है और नीचे है, ठीक है, तो इसमें से कॉमन ले लिया गया है, मतलब इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन में 1/v जो है आपका y हो गया, km/v max और इंटू 1/s ये आपका m इंटू x हो गया, और 1/v max आपका c हो गया। तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस तरह का जब इक्वेशन आता है तो इसका ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। यहाँ पे एम एक्स जो है आपके स्लोप को दिखा रहा है, मतलब km/v max आपका स्लोप दिखा रहा है, और 1/v max आपका जो है y एक्सिस को दिखा रहा है, और x एक्सिस आपका किस कौन दिखा रहा है, 1/s या फिर -1/km, ठीक है। ये आपका हो गया। अब स्लोप अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट कर देंगे। तो ये है आपका लाइन-वीवर बर्क प्लॉट, और इसकी मदद से हम जो है v max km ये सब कैलकुलेट करते हैं।
इसका भी एक ड्रॉबैक है। अब देखिए इसका ड्रॉबैक क्या है, हियर एस एंड वी बोथ आर इन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर विच मीन्स इवन स्लाइटेस्ट चेंज वुड मीन अ लॉट एंड रिजल्ट इन डेटा सैचुरेशन। जैसे कि यहाँ पे दोनों जो है वी भी और एस भी ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, मतलब अगर यहाँ पे आप थोड़ी सी भी जो है गलती करेंगे या थोड़ा भी चेंज करेंगे तो पूरे इक्वेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन में है और ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए जो भी एरर होगा वो बहुत मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वजह से इसमें भी ये एक ड्रॉबैक है। तो इसका भी इलाज करने के लिए एक और प्लॉट डेवलप किया गया जिसका नाम था हेंस-वुल्फ प्लॉट। अब इस प्लॉट को भी ध्यान से समझिएगा। इस प्लॉट में क्या हुआ था, it is simply the rearrangement of the LB plot. Multiply the LB equation with substrate concentration. जैसे ये आपका LB का वो था इक्वेशन था, इसमें आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंटू कर दिया। जब आप इंटू कर देंगे तो ये रिएक्शन जो है, ये इक्वेशन, ये फाइनल इक्वेशन ये बनकर आएगा S अपॉन वी इज इक्वल टू 1/v max S प्लस के एम अपॉन वी मैक्स। अब यहाँ पे भी देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले इसमें कैटेगरी में इसको रख के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ये y इंटरसेप्ट हो गया S अपॉन वी से, और यहाँ पे एम एक्स हो गया आपका स्लोप हो गया, और c क्या हो गया आपका, c जो है आपका यहाँ पे स्लोप दिखा रहा है, और 1/v max S आपका एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट दिखा रहा है। इसको देखते हैं आगे ग्राफ में कैसे होते हैं। अब देखिए पहले ये देख लीजिए कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन एल बी एंड एच डब्ल्यू प्लॉट इज दैट हियर इंटरसेप्ट इज के एम बाई वी मैक्स एंड स्लोप इज 1/v max। जैसे वहाँ पे क्या था, वहाँ पे स्लोप जो था वो के एम बाई वी मैक्स था, और यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट है के एम बाई वी मैक्स। अब ये थोड़ा डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है 1/v max से, के एम बाई वी मैक्स यहाँ पे y इंटरसेप्ट है और x का इंटरसेप्ट -1/km ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, हियर s इज इन बोथ एक्सिस सो अ लिटिल एरर इन सबस्ट्रेट वुड बिकम अ वेरी ग्रेट एरर। यहाँ पे दोनों एक्सिस में देखिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, तो अगर आपसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में थोड़ी भी गलती होगी या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थोड़ा भी अफेक्टेड होगा तो जो रिजल्टेंट एरर होगा बहुत हाई हो जाएगा। फिर देखिए एक और प्लॉट, एडी हॉफस्टी प्लॉट, ठीक है, गिवन बाय एडी और हॉफस्टेड। ये जो दोनों हेंस-वुल्फ भी ये साइंटिस्ट का नेम था और ये भी साइंटिस्ट का नेम है। हियर मल्टीप्लाई वी नॉट इंटू वी मैक्स इंटू एल बी प्लॉट विच गिव्स, जो आपका एल बी प्लॉट का ओरिजिनल इक्वेशन था उसी में हमने वी इंटू वी मैक्स को मल्टीप्लाई कर दिया और उससे हमें ये इक्वेशन मिल गया है। Here slope is negative, that is -1/km and intercept on the y-axis gives Vmax, ठीक है। यहाँ पे देखिए Vmax आपको कहाँ मिल रहा है, Vmax यहाँ मिल रहा है, x एक्सिस पे आपको Vmax मिल रहा है, ठीक है, और वहाँ पे ऊपर मिल रहा था y एक्सिस पे। यहाँ पे यही चीज़ देखिए उल्टी पड़ जा रही है। यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखिए दोनों में नहीं है, लेकिन अब देखिए यहाँ भी ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पे जो है वेलोसिटी दोनों एक्सिस में है, तो वेलोसिटी की वजह से अगर थोड़ा भी एरर आएगा तो फिर अगेन ये बहुत बड़ा एरर बन जाएगा। तो ये 3 तरह के आपके जो है माइकलिस मेंटन के अलावा भी 3 तरह के जो है ग्राफ या स्लोप जो है वो डेवलप किए गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। अब देखते हैं कि अगर कोई एंजाइम है तो उसके ऊपर टेम्परेचर और पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी पे क्या टेम्परेचर और पीएच पे कोई इफेक्ट पड़ता है, अगर पड़ता है तो कैसे पड़ता है। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू, मतलब यहाँ पे एक ऑप्टिमम वैल्यू होती है टेम्परेचर की और पीएच की, जहाँ पे एंजाइम जो है एक्टिव होता है, उसके नीचे या उसके ऊपर दोनों तरफ जो है एंजाइम एक्टिविटी वो अपनी लूज कर देता है, ठीक है। तो ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच का कॉन्सेप्ट। मतलब कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट, कि एवरी एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे ही जो होगी एंजाइम अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी को शो करेगी। टेम्परेचर इट इज़ द अल्टरनेटिव टू कैटालिसिस, एज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, ठीक है। तो टेम्परेचर को ऐसा कैटालिसिस का अल्टरनेटिव माना जाता है, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन परफॉर्म करवाना है और आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और इसकी वजह से रिएक्शन ईजिली हो जाता है। सो मोर एंड मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल possess द एनर्जी टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट।
सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज अप टू द ऑप्टिमम लेवल। देखिए अगर आपको कुछ परफॉर्म करना है, जैसे मान लीजिए आप रोटी बनाते हैं, तो रोटी एक टेम्परेचर तक जो है, अगर आप बहुत धीरे टेम्परेचर रखेंगे तो भी नहीं पकेगी, और एक टेम्परेचर तक रखेंगे तो पक जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक टेम्परेचर देंगे तो वो रोटी जल जाएगी। इसी तरह से एंजाइम का भी रिएक्शन या फिर एक्टिविटी होती है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक आकर एक्टिविटी हाई होती है, उसके बाद एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, या उससे पहले भी एक्टिविटी नहीं रहती है, ठीक है। But enzyme protein may be denatured if we increase temperature above a certain value, and the enzyme may lose its catalytic efficiency. Thus, both high and low temperature influence the catalytic activity of enzyme. ठीक है, अगर बहुत हाई कर देंगे तो प्रोटीन डिनेचर हो जाएगा, और लो रखेंगे तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेगा। हाईएस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर किसका है? टैक डीएनए पॉलीमरेज नाम की एंजाइम का, जो कि 72 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करती है। इस प्रेजेंट इन थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस में ही प्रेजेंट होती है टैक डीएनए पॉलीमरेज नाम की एंजाइम। अब चलिए चलते हैं पीएच का इफेक्ट देखते हैं। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच, मोस्ट आर एक्टिव इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच, जो कि 5 to 9 रेंज में ज़्यादातर एंजाइम्स एक्टिव होते हैं। इसमें भी होता है कि एक ऑप्टिमम पीएच पे आके ही एंजाइम एक्टिव होती हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये जो एंजाइम्स हैं ये सिर्फ इसी पीएच पे वर्क करती हैं। पेप्सिन 1.5 पीएच पे, कैटालेस 7.6 पे, ट्रिप्सिन 7.7 पे, फ्यूमरेस 7.8 पे, और राइबोन्यूक्लियस 7.8 पे, आर्जिनिस 9.7 पे। तो इससे हमें ये पता चला कि एंजाइम्स के अंदर भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे वर्क करने की टेंडेंसी होती है, जिसके ऊपर या नीचे वो वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एंजाइम का जो है काइनेटिक्स का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब बस एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम इनहिबिशन के बारे में बात करेंगे, और आपका टोटल एंजाइम पूरा कवर हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे जो है शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू।